शॉप फ्लोर कोई स्ट्रगल नहीं है, बल्कि यह पॉसिबिलिटीज की एक बेहतरीन लेबोरेटरी है। आज हमारी एज यूजुअल मॉर्निंग मीटिंग थी, जो कि एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग है और जिसको हम रोज प्लांट के अंदर सुबह 9:15 बजे के आसपास करते हैं। नॉर्मली इस मीटिंग को कंपनी के प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के हेड अनिल कुमार पटेल, कुछ सीनियर इंजीनियर्स, मैनेजर्स और सुपरवाइजर अटेंड करते हैं। मैंने मीटिंग की शुरुआत की और अनिल से कहा कि आज हम इस मीटिंग में सिर्फ प्रोडक्शन नंबर की बात नहीं करेंगे, आज हम प्लांट की कुछ ग्राउंड रियलिटीज की बात इस मीटिंग में हम करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर इनपुट से लेकर आउटपुट तक का सफर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अंदर जब हम किसी मीटिंग को ऑपरेट करते हैं तो अक्सर हम टारगेट्स, और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब हम प्रोडक्शन से रिलेटेड मीटिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर हम टारगेट्स और आउटपुट पर फोकस करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो असली फर्क तो वहां पड़ता है जहां पर इनपुट की एक छोटी सी गलती पूरी ऑपरेशन चेन को बिगाड़ देती है, और वास्तव में ये छोटी छोटी दरारें ही कंपनी के लिए संकट का कारण बन जाती हैं। मैंने आगे अपनी टीम को समझाते हुए बोला कि आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि जैसा बीज वैसा फल। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए भी ये बात बिल्कुल सत्य साबित होती है, क्योंकि यदि हम इनपुट क्वालिटी को 5% पे रिड्यूस करते हैं तो आउटपुट में 30 से 40% का इंपैक्ट इस इनपुट की पुअर क्वालिटी का आता है। मशीनों के अंदर ब्रेकडाउन्स बढ़ जाते हैं, मटेरियल का रीवर्क बढ़ जाता है, मशीनों की स्पीड कम हो जाती है, कभी कभी क्वालिटी के डिसीजन लेने में क्वालिटी सुपरवाइजर्स को दिक्कत होती है और शॉप फ्लोर पर प्रोडक्शन शेड्यूल बिगड़ जाता है। देखा जाए तो क्वालिटी की पहली चिंगारी सप्लायर गेट से ही जलती है। किसी भी कंपनी के अंदर इनपुट में किया गया कोई भी समझौता कंपनी के अंदर कंपाउंड इंपैक्ट क्रिएट करके उसका भारी नुकसान करता है। पीपीसी हेड अनिल कुमार पटेल ने कहा कि सर, एक्चुअली दिक्कत वहीं से शुरू होती है जहां से हम इनपुट मटेरियल की क्वालिटी में थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं। कल सर हमारे पास ब्लेड स्टील AISI 440B जॉब वर्कर से रोल होकर आया था। उसमें तरह तरह की दिक्कतें थी। IDOD में रैप बाहर निकले हुए थे, IDOD में क्रैक्स था, गेज वेरिएशन था, ब्लैकनेस थी, आदि आदि ये प्रॉब्लम थी। जब हमने इस कॉइल को रोल किया तो इस कॉइल की यील्ड 60% आई अगेंस्ट अवर स्टैंडर्ड ऑफ 75%। तो वास्तव में ये 15% का लॉस कंपनी का लॉस है। इसके अलावा कंपनी के मशीनों के आउटपुट का भी लॉस है, और सबसे बड़ा लॉस, जिसको मैं इनविजिबल लॉस भी बोल सकता हूं, कंपनी के कल्चरल एस्पेक्ट का भी लॉस है। ज्यादातर मैन पावर कंपनी की या ज्यादातर ऑपरेटर फिर एक कंफर्ट जोन में जाकर मशीनों की स्पीड कम कर देते हैं और दूसरी तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। वास्तव में देखा जाए तो कंपनी के वर्कर भी इस तरह का मटेरियल रोल करके खुश नहीं होते। इसके लास्ट में वो थके थके से असंतुष्ट और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। जितनी बार सुपरवाइजर उनसे स्लो स्पीड का रीजन बोलता है, वो कोई मटेरियल की कमी बताकर उसको
जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर कंपनी पर इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन देखें तो अगर यही स्टील हम लोग फिनिश कर पाते हैं तो ये 350 रुपए किलो में बिकती है, और यदि स्क्रैप होती है तो 35 रुपए किलो में बिकती है, और यदि इंटरमीडिएट स्टेज में यह यील्ड लॉस होकर बन भी जाती है तो भी ये हमारे को बहुत महंगी पड़ती है। इसके अलावा मुख्य बात यह है कि रॉ मेटेरियल जो हम खरीदी करते हैं और प्लस जॉब वर्क करवाते हैं वो 180 रुपए किलो में पड़ता है। तो पूरी समीकरण 180 रुपए किलो से शुरू होकर 350 रुपए किलो तक जानी है। परंतु यदि इन बिटवीन कहीं भी कुछ अननेसेसरी के लॉस होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा लॉस कंपनी के लिए होता है। इस सब में मुख्य बात यही निकल कर आती है कि सप्लायर ने और जॉब वर्कर ने क्वालिटी में जो कंप्रोमाइज किया उसका भुगतान हमको करना पड़ता है। मैंने अनिल से पूछा कि क्या पीपीसी के पास इस पूरी प्रॉब्लम्स का, इस पूरे चैलेंज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अनिल आगे बोला कि सर, हम जो भी मटेरियल हमारे प्लांट में आता है उसका जीआरएम बनाते हैं। चूंकि प्लांट में मटेरियल रिसीव करने के बाद मटेरियल कॉइल फॉर्म में होता है तो कॉइल के अंदर जो भी मटेरियल डिफेक्ट है उसको हम नहीं देख पाते, और वास्तव में जब यह कॉइल्स मशीन के ऊपर लोड होता है तभी हमको इसके बारे में कुछ पता चलता है। अनिल आगे एक्सप्लेन करता हुआ बोला कि मशीन पर रियल परफॉर्मेंस देखने के बाद ही डेविएशन पकड़ा जाता है। कभी कभी सप्लायर और जॉब वर्कर भी सही क्वालिटी को हम लोगों से छुपाता है और वो इसकी क्लियर नहीं कर पाता, जिससे कि जब कॉइल एक्चुअल मशीन पर जाती है तो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों इंपैक्ट हो जाती है। मैंने अनिल से कहा कि निश्चित रूप से इसमें हमको ऑनर्स का भी सहयोग लगेगा और इसके लिए इनपुट मटेरियल का हमको एक सिस्टम बनाना होगा। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि परंतु कहीं कहीं पर मैं वर्कर्स के एटीट्यूड का भी इशू देखता हूं। मैंने अपनी बात को आगे एक्सप्लेन करते हुए अनिल को और अपनी टीम के सभी सदस्यों को बोला कि कल रात की मैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट देख रहा था। रिपोर्ट में गलती थी। जब मैंने ऑपरेटर्स को इसके विषय में पूछा तो वो बोला कि हमारा काम तो सर सिर्फ प्रोडक्शन करने का है, जो हमने कर दिया। तो ये जवाब या ये बात एक ऑपरेटर के मन में कहां से आई? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है शॉप फ्लोर पर अच्छा काम करने के लिए। इस बात पर अनिल बोला, यस सर, वास्तव में देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे ज्यादातर वर्कर्स सिर्फ क्या जानते हैं क्यों नहीं, दे नो व्हाट बट दे डोंट नो अबाउट व्हाई। जब तक हमारे ऑपरेटर्स, हमारे सुपरवाइजर्स यह बात नहीं जान पाएंगे कि यह रोल किया हुआ मटेरियल किस एप्लीकेशन के लिए जाएगा और किस पार्टी के पास जाएगा, वो उसमें अपना पूरा एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे और वो वास्तव में ऑनरशिप भी नहीं लेंगे। मैंने अनिल को बोला कि अनिल, तुम्हारा पॉइंट वैलिड है, पर तुम्हारे हिसाब से इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अनिल बोला, सर मेरा 3 स्टेप सजेशन है। पहला सजेशन जो अनिल ने दिया वो बोला कि सर मॉर्निंग मीटिंग में हमको बनाने वाले हर प्रोडक्ट का बैकग्राउंड ऑपरेटर से, कंसर्न सुपरवाइजर से डिस्कस करना होगा कि यह किस कस्टमर का मटेरियल है और इस मटेरियल के लिए CTQ, क्रिटिकल टू द क्वालिटी, क्या है। नंबर 2 सजेशन जो अनिल ने दिया वो ये दिया कि शिफ्ट के लास्ट में और डे के लास्ट में हर सुपरवाइजर अपने ऑपरेटर्स के साथ रियल लाइन डिफेक्ट्स को डिस्कस करे और ये लिस्ट बनाए कि उसको एड्रेस करने के लिए हमको क्या एक्शन लेना होगा। इस
तीसरी सबसे बड़ी बात, अनिल बोला कि सर हमको गलती को रिपोर्ट करने का कल्चर बनाना होगा। सुपरवाइजर्स और ऑपरेटर्स खुलकर अपनी गलती को बताएं और प्रोएक्टिवली हमसे साझा करें। इस विषय में वो बिल्कुल भी डरे नहीं। मैंने चाय पीते हुए अनिल से बोला कि अनिल, यह बात काफी सिंपल दिख रही है, पर निश्चित रूप से यह जो तुम्हारे 3 सजेशन है इंपैक्टफुल है। एक बात और अनिल जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो बोला कि सर कभी कभी कुछ अर्जेंट ऑर्डर आते हैं हमारे पास और हम उनको एक नाइट में खींचकर फिनिश स्टेज तक ले जाते हैं, पर इसमें हमारी क्वालिटी भी खराब होने की संभावना रहती है, मशीनों में ब्रेकडाउन आने की भी संभावना होती है। और इसी तरह से एक बार हमने कस्टमर का मेटेरियल बिना बैकअप रोल चेंज किए हुए किया तो उसकी शेप में मेजर इशू आए और कंपनी को मेजर रिजेक्शन कस्टमर का फेस करना पड़ा। उसके बाद अनिल आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए बोला कि सर अगर यदि टीम को यह बात समझ में आ जाए कि उसके एक छोटे से काम का कितना बड़ा इंपैक्ट कंपनी पर पड़ रहा है, कितना बड़ा इंपैक्ट कस्टमर के प्रोडक्ट पर पड़ता है, तो काफी हद तक चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हमको हर वर्कर्स को प्रोडक्ट और कस्टमर ओरिएंटेड बनाना होगा। अनिल आगे एक्सप्लेन करते हुए बोला कि मैंने कई बार इस विषय में कस्टमर और सुपरवाइजर्स को समझाने की कोशिश की है, परंतु अभी भी इस पर बहुत सा बड़ा काम करने की जरूरत है और आपका भी सपोर्ट इसमें मुझे लगेगा। अनिल फिर आगे बोला कि सर इसी तरह का एक मटेरियल मैंने फास्ट डिलीवर्ड करने की कोशिश की। मटेरियल तो डिलीवर्ड हो गया परंतु मशीन के बाजे बज गए। मैंने अनिल को बोला, अनिल यही ट्रेड ऑफ है, हमको शॉर्ट टर्म विन वर्सेस लॉन्ग टर्म डैमेज का ध्यान रखना होगा। मैंने अनिल से बोला कि अब से हम लोग डेटा ड्रिवन कमिटमेंट कस्टमर से करेंगे। जब तक कोई भी मशीन पूरी तरह से अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए तैयार नहीं हो पाएगी, तब तक हम किसी भी कस्टमर को उसकी डिलीवरी डेट नहीं देंगे। मैं अनिल को प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स और प्रोडक्शन मैनेजर्स को समझाते हुए बोला कि जब आगे हम कभी भी किसी भी लॉगबुक में रिजेक्ट या डिले देखते हैं तो हम उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम इन पीछे की कहानियों को समझ पाएंगे तभी रियल सेंस में समाधान निकलेगा। फ्लोर से संकल्प तक की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर केवल टारगेट की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है।